मेरे साथ मौजूद है नेशनल हीरो अली मुस्तफ़ा, जो एक स्पेशल पर्सन है। रिसेंटली इन्होंने लव मैरिज किया है। इनसे जानेंगे इन्हीं की कहानी कि इन्होंने स्पेशली इनको मनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले। सारा दिन में 10 बार आई लव यू आई लव यू आई लव यू आता था और मतलब मुझे कहते थे कि आगे से तो कुछ कहो, तो मैं कहती थी ये मेरे लिए एक जिंदगी की जंग थी, कारगिल से भी बड़ी। आपसे वादा करती हूँ कि आपके बेटे को मैं खुश रखूंगी। खैर कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां, मुझे नहीं आज तक मिली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है नेशनल हीरो अली मुस्तफ़ा, जो एक स्पेशल पर्सन है और स्पेशल गेम्स के अंदर ये नेशनल चैम्पियन रहे हैं 20 दफ़ा और इंटरनेशनल ये 3 दफ़ा चैम्पियन रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने लव मैरिज किया है। ये इनकी खूबसूरत सी मिसेज़ हैं जिनका नाम सबा कमल है और ये BBA की तालिब इल्म है। इनसे जानेंगे इन्हीं की कहानी कि इन्होंने स्पेशली इनको मनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले, कैसे शादी हुई, किसने पहले हाँ की। और दूसरी बात, अभी रिसेंटली इन्होंने रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान के अंदर कि ये स्पेशल बाइक के ऊपर खुंजराब पास तक गए और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है, जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको सराहा भी और इनकी जितनी भी काविशें हैं पाकिस्तान को पीसफुल दिखाने की अप्रिशिएट किया। इस हवाले से इन्हीं से जानेंगे इन्हीं की कहानी, स्पेशली शादी के बारे में, किसने किसको प्रपोज पहले किया। बात यह है कि ये ख्वाब था जो उठ गया हूँ तो ये पैसे पास बैठी हुई है। तो बात वही आ जाती है कि देखिए, अब शादी तो हर किसी की ज़रूरत है भाई, नहीं रह सकता बंदा। ठीक है। तो बात ये है कि उसके ऊपर जो है ना, हमने अब मेरा काफ़ी ज़्यादा वो था एक, अब डर रहे हैं वो उस पॉइंट पर। कल्ला बंदा की करे बेचारा। तो फिर सबसे पहले देखा कैसे था इनको, किधर मिले थे? यूं कि इधर तो वो फिर जो था ना, इसको ये दस्तरखान में असल में थोड़ा सा सोशल एक्टिविटीज़ करते थे, तो दस्तरखान लगाते थे उधर मेन मार्केट में। तो वहाँ पर ये अपनी एक कज़न के साथ वहाँ पर आई, उन्होंने आके मुझसे मिलवाया। तो मैं क्या भाई ठीक है ओके, मतलब पहली नजर में आपको पसंद आ गई, दिल फेंक? वो तो एक मतलब कि बात करने का जरिया था कि इनसे कांटेक्ट शेयर कर लिया कि आपकी मतलब कि आप अगर साथ हमारे काम करें तो ये वो सारा कुछ बहुत अच्छा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, इस तरह सारी कहानियाँ सुनाई। सब फ़ायदा हमें होगा। तो वो फिर जो था इनसे मतलब कि बातचीत हुई सारा 2-3 मतलब, फिर उससे वेरी नेक्स्ट उसी आई थिंक उसी वीक में या नेक्स्ट वीक में कुछ दिन बाद, हाँ कुछ दिन बाद एक दोस्त की बर्थडे आ गई। अच्छा। तो वहाँ पे खड़े हुए तो अचानक से सारे जो थे, ये बैठ गई गलती से, मेरे पास जगह ही मेरे पास थी और मैं चाह रहा था कि ये वहाँ पर बैठे, क्योंकि मैंने सब दोस्त जो भी आ रहा था ना, तो मैं चेयर के ऊपर यूँ हाथ रख के ना आगे हो जाता था कि यार ये नहीं थे बबे, उधर चले जाए। मतलब आपको पता था ये आएंगी तो इनको मैंने इधर किसी तरीके से बिठा लेना। और ये जैसे ही आई, ये यूँ देख रही थी हॉल में ना कि जैसे पता नहीं कौन सी जगह, तो वो आके तो मैंने कहा आप इधर आ जाए। तो ये आके बैठ गई। मैं क्या बड़ा फिर सीरियस हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आके बैठी है, तो मैंने इनको मतलब कि जो था फिर खाना शुरू हुआ, रोटी खोलेगी, तो मैं अब सर्व कर रहा हूँ ऐसे इनका वेटर बन के। तो वो साथ साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो वो ना मेरे ख्याल एक बुकेट में से ना एक फूल निकल आया। अब सारे उधर ना सब ने कैमरे हमारे ऊपर मोबाइल के पिक्चर्स ले रहे हैं, भाई जोड़ी बन गई इधर तो। इधर तो जोड़ी बन गई, जोड़ी अच्छी लग रही है जनाब। अब मैंने जनाब इनको फूल वैसे कहते अब फूल देखो प्रपोज तो करो। अब मेरा उधर से दिल कर जुत्ती कट मारे। वो बीबी दा पाकिस्तानी हो, उधरों पंजाब दे होन, तो फिर डर लग रहा था, डर फुल डर। तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो ना वो यूँ ऐसा मैंने सिंगल भी नहीं दिया, हाथ यूँ रखा था, बाजू को पकड़ा हुआ था। और ये वो सीन था कि अगर पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो बाजी डर गई दस्ती। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि मतलब के, लेकिन वो एक जोक चल रहा था, वो दुनिया उन्होंने मजाक समझती पी, मैं अंदरों पक्का हुई जा रहा था। ठीक है कि यार अल्लाह करे हाँ कर दे। पकड़ लिया फूल? हाँ फूल पकड़ लिया था। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये तो माशाल्लाह एक नेशनल स्टार हैं, पाकिस्तान का नाम इन्होंने दूसरे मुल्कों में भी जाके रोशन किया।
आपके बारे में जानना चाहूँगा, आप क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी या फारुगुल तहसील थी? क्या कर रही थी और दस्तरखान पर कैसे आई? इनको कैसे मिली पहली दफ़ा? मैं स्टडीज़ कर रही थी, जॉब कर रही थी साथ में। अब मुझे मतलब बच्ची, स्टडीज़ क्या कर रही हैं? मैं BBA ऑनर्स कर रही हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर कंटिन्यू है। अच्छा। और उसके बाद मैं जॉब करती थी, मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से BBA कर रही थी, तो ऑनलाइन स्टडीज़ थी, टाइम होता था, तो मुझे बहुत शौक था प्रोफेशनल लाइफ देखने का। तो एक एक्सपीरियंस मैंने किया, तो मतलब मैं बिल्कुल बच्ची थी अपने लिए, अभी मतलब मेरी कोई एज नहीं है। तो अचानक से एक लॉकडाउन था बहुत ज़्यादा, मतलब हम घर पे थे इतने दिन, बोरियत और अजीब सा हुआ था मूड। तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो मेरी कज़न ने मुझे मैसेज किया कि इस मैं थर्सडे था तो हम जा रहे हैं दस्तरखान पे, तुम साथ चलो। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, पहले तो मैंने कहा नहीं मेरा मूड नहीं है, क्या बाहर जाना, तो नहीं कहती नहीं तुम साथ चलो। सो मुझे पिक किया, मैं साथ चली गई, वहाँ जाके मेरा इनसे इंट्रोडक्शन हुआ, उसने मुझे मिलवाया। सब कोलीग्स वगैरह थे, कुछ को मैं जानती थी कुछ को नहीं, इनसे फर्स्ट टाइम मिली मैं वहाँ पे, तो मुझे मिलवाया। तो वही दिन था, मुझे नहीं पता था उस दिन इनकी ये इंस्ट्रक्शंस है मुझे लेके। अच्छा, पहले दिन ही? हाँ, देखते ही बस? मुझे नहीं पता था कि इनकी ये इंस्ट्रक्शंस है मुझे लेकर। तो मुझे उसके बाद हम जब सेकंड टाइम मिले हैं ना, तो उस दिन मुझे कुछ कुछ पता चला था कि अच्छा ये फर्स्ट टाइम मुझे इन्होंने मैसेज किया, तो मुझे था अपना नंबर कहाँ से लिया, तो अच्छा मैंने ऐसे आपकी कज़न से लिया। तो अच्छा मुझे मतलब नंबर भी निकलवा लिया? पर क्योंकि वो अच्छी फ्रेंड थी, इनकी बहन बनी हुई थी, दोस्त थी, तो इस कोलीग थी। तो इनको किस नज़र से देखते थे? वो बहन की नज़र से? पहले दिन से? नजर से पहले मेरी आदत थी, मैं सबको ना मतलब पहली नज़र में भाई बोलने वाली आदत थी मेरी ना। तो शुक्र है मिन्नू नहीं बोले ना, इनको बस नहीं मैंने बोला, पता नहीं क्यों नहीं बोला। तो मैं क्योंकि आपको इनसे डर नहीं था कि नहीं यार ये नहीं करेगा बंदा? कुछ ऐसा भी कह लें आप। नहीं, फर्स्ट टाइम मिली, कुछ मतलब ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हुई कि मैं भाई बोल दूं, बस सलाम दो और डायरेक्टली। मैं इतना ज़्यादा ना वो तो फ्री नहीं थी हुई, मतलब कि ठीक है सलाम दो ओके ओके ठीक है। दस्तरखान ख़त्म हुआ, घर आ गए, मुझे इनका मैसेज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम आफ्टर अ वीक एक मैसेज क्या आ गया? अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं, इसी तरह से इनका टेक्स्ट आया, मैं अली मुस्तफ़ा हूँ, मेरा नंबर कहाँ से मिला, अच्छा ऐसे आपकी कज़न से लिया। तो बस इतनी सी बात हुई। उसके बाद हम आफ्टर अ वीक एक बर्थडे पार्टी थी कोलीग की, मेरे भी फ्रेंड थे इनके भी, हम वहाँ पे मिले। और बस वहाँ पर जो इन्होंने स्टोरी बताई है आपको कि जैसे डिनर का टाइम हुआ, तो हम सब मतलब कि मैं जगह देख रही थी कि मेरे पास बैठने की जगह नहीं है, अपनी गैदरिंग में अपनी टीम में बैठना था मैंने। इनके साथ जगह खाली थी, उन्होंने मुझे से इशारा किया आ जाए, मैं भी बैठ गई। मैं कहा ठीक है, मैं बैठ गई जाकर। तब भी आपके दिल में कुछ भी नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, 0% भी नहीं था। तो और ये पता नहीं क्या क्या ख्वाब देख के बैठे हुए थे? तो मैं इनके साथ बैठ गई, तो मुझे ये सर्व कर रहे थे, मेरे से दूर कुछ रायता दूर पड़ा हुआ था, सैलेड दूर पड़ा हुआ था, तो मेरा हाथ नहीं था। इन्होंने मुझे मतलब मेरे पकड़ने से पहले मुझे सर्व कर रहे थे कि ये लें ये लें ये लें। तो खैर वो बुकेट आए हुए थे वहाँ पे, मतलब गेस्ट आए थे कोई उनके लिए, तो वहाँ पे हमारी टेबल पे पड़े हुए थे। उसमें से फ्लावर निकाला और इन्होंने ना, इनके जो सारे फ्रेंड्स हैं ना वो मजाक बनाने लगे कि मतलब बैठ गए। इन्होंने कहीं उनको पहले कुछ बताया होगा कि मुझे अच्छी लगी है ऐसे वैसे, तो मैं साथ बैठी। तो फिर नहीं कोई ना कोई आपने शैतानी की हो? नहीं, असल में वो क्या कहते हैं कि वो सारे ना, अब सबके जितने भी वहाँ पे आए थे, तो उन सब के ना रिलेशंस बने हुए थे, और उन सब में एक शदीद जो सिंगल था वो मैं था। अब वो ट्राई कर रहे थे, वो जो भी मतलब कि जिस दिन ये आई, उन्होंने कहा कि अली आपकी लॉटरी लग गई है। क्या बात? अब आप जानो, आपका काम जानो, ठीक है, बिठाओ जो भी है सारा, मतलब कि वो बातें उससे पहले ये हुई। तो उधर इन्होंने दूसरी मुलाकात में प्रपोज भी कर दिया? इन्होंने ना फ्लावर निकाला, मेरी तरफ दिया, मैं मतलब एकदम शॉक्ड हो गई, क्या हो रहा है। सब पीछे हूटिंग कर रहे हैं, पिक्चर्स मोबाइल उन्होंने निकाला, पिक्चर्स बनाने लग गए। अच्छा ये फ्लावर लेके बैठे, मैंने ऐसे करके फेस इधर कर लिया। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मतलब क्या सब मेरे सर पे चढ़ाई कर रहे हैं ये वो। खैर ये पकड़ के बैठे रहे स्टिल, मतलब जब तक नहीं पकड़ूंगी मैं पकड़ के बैठे रहेंगे। मैंने पकड़ लिया, ठीक है, पिक्चर्स भी पड़ी हुई हैं इनके पास, मैंने पकड़ लिया। उसके बाद बस वो डिनर ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारी आफ्टर अ ईयर तकरीबन 1-1.5 साल बाद हम मिले हैं दोबारा। मतलब इतना गैप कैसे आ गया? दूसरी मुलाकात में प्रपोज कर दिया सर, तुसी कैसे गैप आने दिया? नहीं, गैप नहीं आने देता सी, मैं तो पाकिस्तानी है, तो आपको पता है कि रॉन्ग नंबर भी वो कई तो ये ऐसा होते हैं कॉल कंपनी को कॉल करके जो है ना, वो जो बोलने वाली ना उसकी आवाज़ सुनते रहते हैं, और ये तो तबीयत फ्रेश कर ले। तो ये तो फिर मैटर कुछ और था। मैं तो ना मुस्लिम टाउन मोड़ पे, इनकी जॉब ऐसी थी कि आना, फिर रेस्ट करनी, फिर सो जाना। एक दिन होता था अतवार का, अब वो एक दिन बारिश हो रही थी, और मुझे वेट होता था जिस दिन कब ये इसके साथ बात हो, कब बात हो। एक तो माशाल्लाह घर ऐसी जगह पर है जहाँ पे कुछ सिग्नल ही नहीं मिलता,
तो वो किस्मत या नसीब को बात अगर हो जाती थी तो वो वेटिंग करता रहता था कि पता नहीं कब उसकी बात हो। तो वो जनाब उस दिन फिर मैंने मैं जान सकता हूँ 1.5 साल कैसे गुजारा होगा आपने। अच्छा, तो वो फिर एक दिन पहले ना बाबा जी कुल्फ़ी वाले के पास वहाँ पे रुक गया था, लोकल आ रहा था तो बारिश शुरू हो गई। अच्छा मेरा बारिश हो और याद ना आए कैसे हो सकता है। तो मैंने जनाब वो बड़ी मुश्किल से भीगा हुआ था मोबाइल जो था वो शॉपर में लपेट के जेब में डाला हुआ था, वो निकाला, फिर उसको बड़ी मुश्किलों से मैंने साफ सूफ करके ऊपर से वो नंबर डायल किया। अब जाके तो लगाया, कान के साथ फ़ोन उठाया। अच्छा मैं क्या, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ? मैं सो रही हूँ। मैं क्या यार को अल्लाह दा खौफ कर, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣਦੇ हैं, तू सुती टाइम चौक रहे। जब इनका आपको फ़ोन आया तो तब आपने फ़ोन उठा लेती थी, क्या रिएक्शन था? फ़ोन इनके अक्सर मतलब कि ना आते रहते थे। कभी मतलब फ़ोन, मेरी जॉब ऐसी थी, फ़ोन सबमिट हो जाता था, लॉकर में पड़ा होता था, आफ्टर अ टाइम या ब्रेक में फ़ोन देखना या आफ्टर ऑफ टाइम देखना। तो इनका अक्सर जब मैं मेरे हाथ में होता था ना, इनकी कॉल आ रही थी तो मैं कहती यार क्या करूँ, पिक करूँ। मेरी ये ना बहुत ही गंदी आदत है, या पता नहीं अच्छी आदत है, मैं ना फ़ोन को इतनी एडिक्टेड नहीं हूँ कि मतलब वो मेरी बाबा की भी कॉल्स अक्सर आ रही होंगी ना, मैं बिज़ी होंगी, मेरा मूड नहीं होगा तो मैं नहीं उठाती। सुन रहे होंगे। नाराज़गी भी इसी बात के ऊपर होती थी कि जनाब मैसेज कर देना कि पूरी गल मैं इन्ना बड़ा लेटर लिख के घल देना है, ओदा कम से कम कोई एक तो जवाब दे, ओके ठीक है ओह, क्या बात है। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता था, इधर लाल बिल्ला हो रहा होता था कि यार बंदा कोई तो जवाब दे दे। एकदम मुलाकातों का तसलसल कैसे बन गया कि रोज़ आप मिलना शुरू हो गए? क्या हुआ ऐसा? एक्चुअली इनकी अम्मा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब 1-1.5 साल के बाद इनके ना स्टेटस लगते थे, तो मैंने वो देखे तो मतलब काफ़ी स्वेयर उनकी कंडीशन थी। तो इन्होंने भी मुझे बताया, टेक्स्ट किया किस तरह था। मैंने कहा ज़रूर आयादत करना तो बनता है, ज़रूर आएंगे। तो मैंने बहुत बार, तकरीबन 5 से 6 दफ़ा हमारा प्लान हुआ। अच्छा इस संडे इस वेडनेसडे ऐसे वैसे हम मतलब, और मेरा हर बार प्लान कैंसिल हो जाता था। कुछ दिन की कोशिश के बाद हमारी फाइनली मैं इनके घर पहुंची। पहली दफ़ा इनके घर आई, इनकी वालदा की इयादत की। उस दिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि मतलब आप मेरी बेटी बन जाओ। इन्होंने भी उसी दिन फ़ौरन मुँह पे बोला, और मैंने मतलब बिल्कुल इग्नोर कि मतलब देखा जाएगा, टाइम आएगा। अभी तो मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मैंने शादी करनी है। सेकंड टाइम मैं इनकी वालदा से मिली, उन्होंने फिर यही बात की। थर्ड टाइम मिली, फिर यही बात की। थर्ड टाइम आपने इनको फिर ना कैसे कही, किधर कही आपने? एक दफ़ा तो आपने मना भी कर दिया था। मैंने ना मतलब डायरेक्ट नहीं बोलती थी, मैं इतना कहती थी कि अभी तो मैं छोटी हूँ, अभी तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, स्टडीज़ हैं, जॉब है, फ्यूचर है, मतलब मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं अभी सोच सकती। मैं इनसे पूछता हूँ, सर वो क्या सीन हुआ था जब आप उधर एक होटल में मिले, रेस्टोरेंट में मिले, तो इन्होंने ना कर दिया? वो क्या सीन था? असल में वो बात ये थी कि अब मेरे ये होती थी कोशिश कि ये आए बस किसी बहाने आए, सही आ जाए, बस आ जाए। तो उस दिन भी ना इनको मैंने बोला, तो अच्छा मैंने उस दिन ट्राई किया था। मैंने इनको बोला था कि इनकी ना एक मैंने पिक्चर देखी थी साड़ी में। ओए होए, क्या बात है। अब मैं इनको ये पहली दफ़ा बता रहे हैं बात। अब मैं इनको ना, वो मुझे इतनी मतलब कि माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत प्यारी लगी। अब मैं इनको बोला था, मैं क्या साड़ी पहन कर आना। डिमांड चेक करें बंदे। साड़ी तो नहीं पहनी, लेकिन मतलब कि ना कहती है अच्छा चले मैं ना अच्छे से रेडी होकर आऊँगी। भी मतलब कि आम रूटीन में जब ऑफिस जाती थी, ये नहीं हुआ था। मैंने कहा था बिल्कुल नहीं। मैंने इन्होंने मुझे कहा साड़ी पहन के। मैंने कहा ऐसे मतलब सिंपल से ओकेजन में साड़ी कैसे अच्छी, मतलब मैं मिलने आ रहा हूँ, साड़ी थोड़ी पहन के आ सकती हूँ। तो इवेंट्स में मोस्टली यही बोला कि मतलब इन फ्यूचर कभी कोई ऐसा फंक्शन हुआ, मतलब गैदरिंग में शादियाँ आती रहती हैं कोलीग्स की, तो तब पहनूंगी। तो इन्होंने मुझे आगे से कहा वो तो इन फ्यूचर फिर मैं लेके देता रहूँ। अच्छा गई। मैंने कहा अच्छा, मैंने सिर्फ कहा अच्छा, मेरे पास कोई आंसर नहीं था, ब्लैंक। मैंने कहा अच्छा ओके। तो वो आके बैठे हैं, फिर हमारी बातचीत हुई, फिर इनसे आहिस्ता आहिस्ता मैंने बात स्टार्ट की। तो इन्होंने मुझे बोला कि भाई ठीक है, मैं आपका मतलब कि कदर करते हुए कुछ चीज़ें इन्होंने शेयर की। तो वो फिर ऐसा मतलब कि था जब इन्होंने बोला ना एकदम से बोला, लेकिन वो ना एक पॉजिटिव वे के ऊपर बोला था। नहीं, जब ना बोला तो दिल टूटा एकदम से? दिल टूटा, वो डुब्बन वाला हो गया सा। तो तुसी ब्लेड मारे फिर बावां ते? नहीं नहीं, अपनी बात नहीं। अच्छा चेक करें, ना कहने पे उनके बाजू पे ब्लेड मारना चाह रही। कि मैं कोशिश जारी रखूंगा, और वो इन्होंने रखी। मतलब कि वो कहते हैं ना
मैंने जैसे इन्होंने हर एक मिशन में, हर अवार्ड में, हर रिकॉर्ड्स में कि मैंने करना है, वो उन्होंने मुझे भी मिशन नहीं था कि मैंने करना है, मैंने बस इसे मनाना है, मैंने शादी करनी है, वो उन्होंने करके छोड़ी। फिर हाँ कैसे हुई, घर वालों को कैसे मनाया? नहीं, वो हाँ इस तरीके से हुई क्योंकि मुझे एक थीम जो इनका जो मेन था ना वो समझ में आ गया था। क्योंकि वो ये था कि इन्होंने मुझे बोला कि अगर तो मैं आपके साथ एक निकाह के बंधन में बंध जाती हूँ तो आई लव यू टू होगा। अच्छा, मतलब आपने आई लव यू भी कह दिया हुआ था? जाहिर सी बहुत बात है। दफ़ा सारा दिन में 10 बार आई लव यू आई लव यू आई लव यू आता था। और मतलब मुझे कहते थे कि आगे से तो कुछ कहो, तो मैं कहती थी ओके अच्छा दैट्स इट। मेरा बस ये था कि मेरी फैमिली एग्री है तो मैं एग्री हूँ, उन्हें एग्री कर लें तो मुझे तो कोई इशू ही नहीं है ना, मेरे मामा बाबा मतलब फैमिली एग्री तो मैं एग्री हूँ। तो बस फिर इन्होंने अपना फोकस उन पे कर लिया मुझे छोड़कर। फिर वालदा को, वालिद को तो नहीं मैसेज करते थे आई लव यू अंकल, आई लव यू आंटी? असल में ये जो है ना ये एक मेरे लिए ये तो चलो ठीक है, एक जो वो टारगेट था, एक स्ट्रगल थी कि जितने मतलब कि एक पक्का हो के जुट जाना है, एक तहैया कर लेना। ये मेरे लिए एक ज़िंदगी की जंग थी, कारगिल से भी बड़ी। और वो मैंने कहा अल्लाह दिया बंदे, एक मोर्चा इधर है, इस मोर्चे से तुझे सपोर्ट मिल सकती है, एक मोर्चा उस तरफ है जिधर फोर्स ज़्यादा है, लेकिन उनको डील कैसे करना, क्या करना है वो तो। अच्छा, मज़े की बात ये इतना परेशान होती थी क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना मैं हल्का हल्का लव शुरू हो गया था इनको। वो इतना तो हम भी परख सकते हैं बंदे को। जब इनकी मतलब मैंने आपको अम्मा जी की बताया, मैं उनकी आदत करने जाती थी तो मुझे हर दफ़ा यही बात बोलती थी कि मेरी बेटी बन जाओ। तो एकदम थर्ड टाइम मैं उनसे मिलने गई थी तो उनकी कंडीशन बहुत सिवियर थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर आप आएँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, ठीक हो जाए आप मेरे घर आएँ। नहीं तो घर वालों को आप बताती थी कि मैं इयादत के लिए जा रही हूँ, या मैं मुझे ऐसे मिला, अली मिला, ये मिला, वो सारी इच्ची बिच्ची बताती थी आप? बिल्कुल, मैंने अपनी मम्मा से इवन के अपने बाबा से कभी भी कुछ नहीं छुपाया लाइफ में। मेरी लाइफ में कुछ भी है ना वो एक ओपन बुक थी मेरे पेरेंट्स के लिए। मैं कुछ भी उनसे, मैं इनसे मिली हूँ, मैं इनके घर जा रही हूँ, मैं इवन के शादी से कुछ दिन पहले भी मिलती थी, कुछ भी वो उन्हें मैं पता होता था कि मैं मम्मा जा रही हूँ, परमिशन होती थी, मना कभी नहीं किया उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी है पेरेंट्स ने, तो मना कभी नहीं किया, एक ट्रस्टफुल लाइफ ली है मैंने उनसे, और मैंने कभी उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे उन्होंने कभी मना नहीं किया, मैं उनकी परमिशन से जाती होती थी। मैं थर्ड टाइम इनकी वालदा से मिली, नेक्स्ट टाइम ये था कि मतलब रमज़ान था, थर्ड रमज़ान उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ वाले दिन जो था कि मैंने लास्ट मोमेंट्स में उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपका ये जो एक मतलब क्या कह लें कि उनका एक ख्वाब था या उनकी चाहत थी कि आप बहू बन के आए। हाँ, मैं आप पूरी करूँगी, आप तो इस दुनिया से जा रही हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके बेटे को मैं खुश रखूँगी। खैर कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियाँ, मुझे नहीं आज तक मिली। मुझे रोना आ रहा है भाई। अच्छा, नीयत ठीक करो। नियत भी ठीक की, हर चीज़ हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमें मिल ही नहीं रही यार। क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा, तो फिर आपने घर वालों को भी बनाना शुरू कर दिया? एग्जैक्टली, मैंने इनकी वालदा की डेथ के फ़ौरन बाद ना अपने घर में वो पॉजिटिव वे में कोशिशें शुरू कर दी, मम्मा को बाबा को एग्री करने के लिए, इनके बारे में बताया। फिर उन्होंने मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ना नहीं, तो मैं बस मतलब मेरे एक पॉजिटिव वे में कोशिश डेली, जैसे इन्होंने मुझे मनाने की कोशिश की वैसे मैं उन्हें कोशिश करती रही, मामा पापा प्लीज़ ऐसे वैसे, मेरा फैसला है, मैं खुश रहूँगी, आई प्रॉमिस। तो मुझे अच्छा लग रहा है ना कि मैं खुश रहूँगी, तो बस आप मुझे देखें कि आपकी बेटी कैसे खुश रह सकती है। खैर बहुत हिम्मत, बहुत कोशिश की। फिर इन्होंने बाबा का नंबर लिया, इन्होंने बाबा से बात स्टार्ट कर दी, कॉल पे की, मतलब 2 बार 3 बार। फिर खैर मैंने उन्हें बोला कि मतलब फिर ना इनके अब्बा जान, सोचता हूँगा जब आपने वालिद साहब का नंबर लिया तो सबसे पहले तो आपने वैसे ही 100 का लोड करा दिया होगा ना, यश ही करो। ना वो फौजी आदमी है। बहुत डरते हैं उनसे, अभी भी डरते हैं उनसे एक्चुअली उनका ना वो एक आर्मी पर्सन का जो होता है ना रोब दबदबा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने भी उनको, लेकिन ये था कि वो मेरे सामने, मैं डरती मैं भी थी, लेकिन मुझे भी था, मैंने अम्मा जी से प्रॉमिस किया था, मुझे भी वो पूरा करना था। मैं प्रॉमिस, मेरी आदत है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ ना तो उसे पूरा करती हूँ। इनको ये आदत पता थी मेरी, तो बस ये प्रॉमिस ले लेते थे मुझसे, प्रॉमिस, तो ये मुझसे प्रॉमिस ले लेते होते थे। तो मतलब आप पहले तो मतलब प्रॉमिस करती नहीं थी, फिर जब कर दिया तो फिर पूरा करना करती होती थी। जो भी प्रॉमिस मैंने किया लाइफ में हमेशा पूरा करती हूँ, उससे मेरी 100% कोशिश होती है उसे लाजमी पूरा करूँ। ये वैसे लड़कियों लड़कों दोनों को सीखना चाहिए। देखें कितनी अच्छी बात है कि अगर प्रॉमिस किया तो फिर पूरा करना है, नहीं तो ना करें आप। मैंने उनसे प्रॉमिस किया, वो इस दुनिया से जा चुकी थी और वो मैंने पूरा किया, आप सबके सामने है। और उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे भी, इनको भी। फिर हमने
बहुत स्ट्रगल किया। फिर इनके ऑब्वियसली इनकी मदर नहीं थी, ये लास्ट पे इनके सब बहन भाई सब सिबलिंग्स की शादी हो चुकी हुई है, ये अकेले थे। फिर जल्दी करनी थी शादी, तो मतलब मुझे भी वो फिर फोर्स करना, जो भी जिस तरह भी करना पड़ा, मनाया। इनकी फैमिली मेरे घर आई, उन्होंने भी सोने पे सुहागा, फ़ौरन मिठाई खिलाई, वो एक दुआए खैर होती है रस्म वो कर दी, चट मंगनी और पट ब्याह। कोई टाइम नहीं, स्पेस नहीं लिया हमने, फ़ौरन शादी की है, मतलब बहुत लेविश नहीं की, लेकिन जल्दी वाले चक्कर में हमने कहा जैसी भी सिंपल निकाह क्यों ना हो, फ़ौरन शादी की। और हो आप खुश हैं? अपनी मर्जी से आपने शादी की, कैसे अभी लाइफ गुजार रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में आप सिर्फ उस पर्सन को देखो जिससे आप शादी कर रहे हो कि वो आपके साथ कैसा है। लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, घर दौलत ज़मीन जायदाद, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाती है। एक अच्छा इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हो ना, एक मोहब्बत है जिससे ख़रीदा नहीं जा सकता, बाकी सब चीज़ें ख़रीदने से मिल जाती हैं, लेकिन एक मोहब्बत, एक ट्रस्टफुल लाइफ, ये आपको नहीं मिल सकती है। मेरा सबको यही मैसेज है कि जो लोग भी डिपेंडेंट होते हैं कि यार इसकी नाक मोटी है, इसका कद छोटा है या ऐसा वैसा, ये सब कुछ नहीं होता। हम सब अल्लाह पाक ने हम सबको बनाया है, सब में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए जो सबसे प्रीशियस चीज़ है ना, वो इनका प्यार है, इनका ट्रस्ट है, जो ये मुझे देते हैं, मुझ पे करते हैं, और सब कुछ बस मेरे लिए वही है, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। माशाल्लाह, सो काइंड ऑफ यू। मेरी दुआ है कि आप इसी तरह आपस में हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह लाइफ को एंजॉय करते रहें। सर, एक और आपने कारनामा किया है, कारनामे पे कारनामा कर रहे हैं आप। पहला तो ये कारनामा, रिजल्ट देख रहा हूँ मैं। दूसरा, आपने पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई डिसेबल अपनी स्पेशल बाइक के ऊपर खुंजराब पास तक जाए। ये क्या सीन है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, सिर्फ 1-2 मिनट। ये असल में ये था कि अब ये कि इससे जो है ना, जो पावर लिफ्टिंग मैंने पहले की थी उससे अब नज़रें नहीं मिल सकी, कि हुक्मरानों को ख्याल नहीं आ सका, या वैसे भी ये एक चीज़ हटकर थी कि यार पाकिस्तान के अंदर हर शोबे के अंदर किसी न किसी चीज़ में स्पेशल पर्सन ने खुद को अपना लोहा मनवाया है। ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि इसमें अभी तक कोई भी नहीं जा सका। पाकिस्तान की तारीख है ये, क्योंकि एक तो इम्यून सिस्टम जो होता है बहुत वीक होता है, ज़्यादा बैठना, फिर फोकस करना, मूवमेंट ना करना, वो बहुत टफ होता है। तो मैंने कहा यार अगर अल्लाह हिम्मत दे, और इसके ऊपर हम तकरीबन कुछ 6-7 महीने से कोशिश कर रहे थे। तो मेरा एक दोस्त था अदील जॉन, उसके साथ फिर बैठा, मैंने प्लान बनाया। मैंने कहा अदील अभी इसको नहीं हमने ओपन करना, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, नियत कर कि हम ये करके आएँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अल्लाह का करम है कि ये जैसी मतलब कि, और बहुत सारे लोगों के पास गए कि हमें सपोर्ट करें, हमें स्पॉन्सर दें, हम ये पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। रिजेक्टेड। यही हमारी जगह पे कोई और नॉर्मल शख्स होता, फ़ौरन अप्रूव्ड होना था। तो लास्ट में सिर्फ एक डिस्कवर पाकिस्तान के जो CEO थे डॉक्टर कैसर साहब, उनके पास गए तो उन्होंने कहा जी फ़ौरन ये ले निकले। तो ऐसे हम इतने के 25-30 लोगों में सिर्फ एक बंदा। फिर आप कितने दिन में वहाँ पहुँचे और बाइक पर आपने सफ़र किया सारा? कल जो है, कल 17 दिन बाद वापस आए। 17 दिन का ट्रिप था। और ये था क्योंकि हम चूँकि स्पेशल मतलब कि एक डिसेबिलिटी के साथ मूव करना जो था वो बहुत टफ़ था। रास्ते ख़राब थे, लैंडस्लाइडिंग, बारिश, फिर रोड इतना टफ़ था कि हमारी मतलब कि बैठना, पेन्स होती थी, टैबलेट्स लेते थे, रास्ते में लेट रहे हैं, कीचड़ में गिर रहे हैं, पत्थर ऊपर गिर रहे हैं। लेकिन ये था कि अल्लाह का करम था कि जो टारगेट हमने सेट किया हुआ था, हम जैसे वो बिशाम का रास्ता हमने क्रॉस किया है, कुछ थोड़ा बहुत नीचे देखा है, ऊपर देखा है, तो फिर यही एक दुआ की, वहाँ पे खड़े होकर दुआ मांगी, सफ़र की दुआ गेन पड़ी, फिर करके कि अल्लाह उन तेरे से बुड़ दे, उत्तों थल्ले छोड़ दे या थल्लो जो मर्जी कर ला, जो तेरी ज़ात का फ़ैसला वही होगा। क्योंकि वो रिकॉर्ड क्या है आपका जो आपने बनाया? रिकॉर्ड ये है कि दुश्वार गुजार और इतनी बुलंदी पे जो पाकिस्तान का हाईएस्ट बॉर्डर है, पाक खुंजराब पास, पाक चाइना बॉर्डर जो है, वहाँ पर लाहौर से हम निकले, वहाँ पे गए, वहाँ पे पाकिस्तान का परचम लहराया और स्पेशल बाइक पर गया, स्पेशल मोटरसाइकिलों के ऊपर। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग समझते थे कि यार पहली बात तो ये कर ही नहीं सकते, बहुत लोगों ने डिसाइड किया, बहुत ज़्यादा किया। और दूसरी बात ये है कि ये एक अटेंडेंट साथ रखेंगे या सामान बांधेंगे, ये तो बिल्कुल बाइक का वज़न बढ़ जाएगा, लोड खींच ही नहीं सकती। और अल्लाह का करम है कि मैं उन लोगों को बताता हूँ कि जब इंसान हिम्मत, इरादा पुख्ता कर ले तो वही रोड्स के ऊपर, वही हाइट के ऊपर
16,400 फीट की बुलंदी है और उसके ऊपर ऑक्सीजन भी नहीं थी, सारा कुछ बर्फ़ जमी हुई थी। उसके बावजूद हम डुअल सवारी के साथ दो लोग बैठ के मोटरसाइकिलों के ऊपर टॉप पर गए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का फ़ख्र बने। वहाँ की गिलगित बल्तिस्तान की जो फोर्स है, उनके स्पीकर से लेकर उनके मिनिस्टर्स तक, और जितनी आवाम, आप यकीन करके जाने कि जो प्यार मोहब्बत उन्होंने दे दिया ना, वो सारी ज़िंदगी हमने। अभी गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बकायदा आपको अवार्ड भी दिया है कि आप टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, और वो भी अपने डिसेबिलिटी के साथ, और आपने जिस तरीके से नुमाया किया इस चीज़ों को, ये आउटस्टैंडिंग है। और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ। इंटरनेशनल लेवल पर बॉडी बिल्डिंग भी करते रहे हैं, वेट लिफ्टिंग करते रहे हैं, यानी आपने ये काफ़ी चीज़ें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर नुमाया किया, और बेशुमार आपके पास मेडल्स हैं, आपके पास प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, इन अवार्ड्स ने आपको अभी तक क्या दिया, यहाँ तक कि आप कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे? देखिए, एक तो चीज़ है कि हमारे सोसाइटी का अलमिया ये था कि उस वक्त जब मेरे साथ जब मुझे पोलियो का अटैक हुआ था ना, किस उम्र में हुआ था? मैं आई थिंक 6-7 साल की एज थी मेरी, मतलब कि पूरी होश में हुआ है मुझे। एक चलता फिरता वजूद ही एकदम से ज़मीन पे आ गया। तो मुझे ये था कि जब उस वक्त वो फेज़ ऐसा मुश्किल मरहला था कि सोसाइटी का जो बिहेव, चाहे वो अपने हो चाहे बगाने हो, जो भी है, तो वो इतना मतलब कि होता था, दिल बर्दाश्त होता था कि मैं उस वक्त ये मतलब कि बड़ी अल्लाह ताला से एक शिकवा शिकायत रोज़ाना होती थी कि मुझे क्यों ऐसा कर दिया, क्या। लेकिन बाद में उसकी हिकमत का अंदाज़ा हुआ कि उसने क्यों ऐसा किया, कि दुनिया को वो मिसाल एक दिखाना चाहता था। क्या बात है। तो मैं उस वक्त 2002 में मुझे पोलियो का जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, टांगों का इलाज शुरू करा 2002 में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये क्रचिज़ के सहारे जो था चलना स्टार्ट किया ना। मैं उस वक्त मेरा एक ड्रीम था कि कोई काम ऐसा हो कि जहाँ मैं लोगों की सोच को बदल सकूँ, कि जो ये समझते हैं कि यार ये स्पेशल पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता, या ये सिर्फ भीख मांग लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या क्या कर लेगा, मतलब किसी को लाइफ ही नहीं है। ये पता नहीं, एक जैसे वो भारत के अंदर है ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, और शूद्र जो होती है सबसे घटिया जो ज़ात पाई जाती है। तो इसी तरह पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इस हमारे मुमलिकत इस्लामिया में, पाकिस्तान के अंदर ऐसे गर्दाना जाता है, क्योंकि हमने परखा है। लेकिन हमें मैं फिर अगेन कहूँगा कि हमें इस चीज़ की, इंसानियत की आला मिसाल जो थी वो गिलगित बल्तिस्तान में जाकर महसूस हुई कि वहाँ पे ये फ़र्क नहीं है। हमारा अलमिया ये है कि हम यहाँ पर डिग्रेड उसको करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ पर आपने यानी अभी तक क्या अचीवमेंट्स हैं आपके पास, आप क्या करते रहे, कब शुरू किया, और किन किन ममालिक के अंदर आप पाकिस्तान को प्रेजेंट करके आए? मैंने 2003 में जब मेरा एक पैशन था, शौक़ बन गया था कि ये एक शोबा है जिसके अंदर मैं अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता हूँ, इसमें लोगों की ज़ुबान भी बंद कर सकता हूँ जो हमें नकारा समझते हैं। तो मैंने फिर जो था ना, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, वो रेसलिंग जो होती थी वो देखता था बड़े शौक़ से। मैंने कहा यार ये करनी है। तो पावर लिफ्टिंग में 2003 में फ़र्स्ट टाइम नेशनल चैम्पियन बना पाकिस्तान का, स्पेशल पर्सन्स की गेम्स थी। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली स्टिल 2020 तक मैं नेशनल चैम्पियन हूँ एवरी ईयर पाकिस्तान का। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। यानी कंटिन्यूसली आप 2020 तक आप नेशनल चैम्पियन हूँ। अभी ये अगेन डेट अनाउंस हो गई है, फिर ऑल पाकिस्तान नेशनल गेम्स हो रही हैं पेशावर में। ये मुझे कल फ़ोन आया। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अलावा कहाँ कहाँ आपने अपने आप को मनवाया? मैं इंडिया, मलेशिया, कोरिया, जापान, और इन चीज़ों के ऊपर बाकी और भी था ना। फिर अलमिया ये हमारा कि हमें एक मतलब किसी को उस सीढ़ी पर चढ़ा कर ना, खुद चढ़ाते, खुद उसकी सीढ़ी को नीचे खींच देते हैं, और उन लोगों को लेकर आते जिनकी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, सिफारिश तगड़ी है, तो उनको आगे प्रमोट कर देने से कोई इतना नहीं होता। कोई ऐसे लोग हैं जिनका कोई डिसेबिलिटी का पता भी नहीं है लेकिन सर्टिफिकेट बने हुए हैं जी। ठीक है। अब एक आप वाला मुझे ये बताएं, आप जॉब के लिए भी तलाश करते रहे, कभी कहीं जॉब नहीं मिली आपको, तो गुजारा फिर किस तरीके से आप करते रहे? मैं देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात का वादा है कि मैं अपने बंदे को भूखा उठा सकता हूँ, भूखा सुला नहीं सकता। तो एक चीज़ आ जाती है
कि इतनी स्ट्रगल, इतनी कोशिश, इतनी मेहनत के बावजूद मेरा मकसद क्या था? अपने मुल्क का नाम रोशन करना, अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाऊं, ठीक है। और उसका सिला मुझे, और आपने काफ़ी हद तक माशाल्लाह इसको अपनी हैसियत के मुताबिक इसको रोशन भी किया, लेके भी गया आप नाम पूरी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, क्योंकि हर इंसान, मैं कभी भी अपनी जो अंदर की वीकनेसेस हैं और जितना अपने साथ को प्रॉब्लम होती है मैं नहीं शो करता किसी के सामने। भाई मैं क्यों करूं, क्यों मुझे कोई ऐसा कुछ समझे। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में एक सिर्फ दारोमदार रह गया, वो है क्रिकेट। उसके अलावा कोई जितनी मर्जी स्ट्रगल कर ले, ये प्राइम मिनिस्टर अवार्ड है, ये प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी आपको मिला है? जी प्राइम मिनिस्टर अवार्ड है, जो सॉरी किसी भी नाजरीन देखें, कंपनीज या लोग मेहनत कर कर थक जाते हैं कि उनको ये अवार्ड मिल जाए। जब आपके पास ये अवार्ड घर आया था तो घर वालों ने क्या रिस्पांस दिया था? जस्ट लाइक कोला, अच्छा, पानी पीने वाला या सालन डाल के खाने वाला। क्योंकि जाहिर है इससे आप खाना नहीं खा सकते, मतलब ये रोटी नहीं है जिसको आप खा सकें, रोटी आप कमा के ही खा सकते हैं। तो अगर आपके पास मुस्तकिल रोज़गार नहीं है तो आप किस तरह से कमाएंगे, खाएंगे? तो ये एक सिर्फ आपके पास ये था कि भाई इसको आप शोकेस में रख दें ताकि लोगों को दिखाया जाए, लेकिन इससे भूख ख़त्म नहीं होती। नौकरी के लिए बुलाया जाता था तो और कहा जाता था ऑलरेडी रिजर्व्ड है ये, तो उसके ऊपर क्या? ये एक बहुत एक मैं समझता हूँ कि अजीब सी मंतक है कि हमें इन्वॉल्व किया जाता है मीटिंग्स के अंदर, बुलाया जाता है, हमसे प्लानिंग ली जाती है PWDs के ऊपर कि हम इनके लिए क्या, फिर वो एजेंडा डिस्कस भी होता है, वो एजेंडे डिस्कस भी होते हैं, असम्बली में हो रहे होते हैं, उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो रही होती है, बट जो देने वाले हैं, जो बनवाने वाले हैं, वो साइड पे। और फिर जब आ जाता है कि जनाब हमें आप हमारी सीट्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं तो हमें दे भी दें। और इतना मतलब कि आप जाएं, जाकर आप वो करें, आपकी सीट हमने वो आपके ऑर्डर्स जारी हो गए, मतलब आप काम करें, जाके काम करें, आप स्टार्ट करें। और इस काम के अंदर जो आपका जो एक्सपीरियंस है ये हमारे साथ मिलकर करें। DC लाहौर साहब थे, उन्होंने भी मतलब कि वो कहा कि फ़ौरन जो है इनके यहाँ पे करें, तो शिफ्ट करें। और वहाँ से फिर तो लेकिन होता क्या, जब वहाँ पर जाओ, सर सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड हो गई हैं, सॉरी। अब हमें समझ नहीं आती कि जो स्पेशल पर्सन का जो कोटा होता है, अब सीट तो हो गई है, वहाँ पे उस सीट के ऊपर हमें स्पेशल पर्सन नहीं को नज़र आता। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। आपने इतना एक ब्रीफली इंटरव्यू दिया जिसमें स्पेशली आप दोनों का इंटरव्यू को हम सैड नहीं करना चाहते थे, लेकिन स्टोरी ही कुछ ऐसी थी कि बेचारों के पास मुस्तकिल रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से ये कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये मुल्क के हीरो हैं जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, अपनी हैसियत के मुताबिक जितना भी वो कर सकते थे। और अभी इन्होंने रिकॉर्ड बनवाया टूरिज़्म को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करने के लिए, पीसफुल दिखाने के लिए कि पाकिस्तान एक पीसफुल है। खंजराब पास तक ये अपनी स्पेशल बाइक पर गए हैं। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि इनको एक मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए ताकि ये मुल्क व कौम का नाम मुस्तकिल मज़ीद रोशन कर सके। देखते हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।